तो नमस्कार बच्चों। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के जिस पाठ की चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके पाठ्यक्रम में गद्य दर्पण का जो पाठ जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं वो है भारत में संस्कृति संगम बच्चों, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। तो सर्वप्रथम हम रामधारी सिंह दिनकर कवि का जो है एक संक्षिप्त परिचय जानते हुए और फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि संस्कृति का अर्थ क्या होता है, संस्कृति कैसे विकसित होती है और भारतीय संस्कृति जो है उसका एक समग्र रूप कैसा है, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आया, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी, कौन कौन से ऐसे संस्कार थे, कौन कौन सी ऐसी पद्धतियां थी जो अलग अलग संस्कृतियों से आकर वो सनातन संस्कृति या हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो गई। इन सारी चीजों को हम जो है बहुत ही एक तरह से हम पूरा विस्तृत रूप में इसको जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो पहले संक्षिप्त परिचय कवि का और उसके बाद हम जो है भारत में संस्कृति संगम पाठ की ओर जाएंगे। ठीक है, तो पहले उनका परिचय कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 बिहार में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ था और वे बांग्ला, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी भाषा के कुशल ज्ञाता थे बच्चों। और वे छायावाद दोत्तर काल जो है उसमें उसके कवियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। छायावाद के बाद का जो काल है उसमें उस समय के कवियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। दिनकर जी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के आराधक थे और उनके काव्य ग्रंथ जो हैं वो हैं हुंकार, रश्मिरथी, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि। और आधुनिक महाकाव्य जो उर्वशी है उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और संस्कृति के 4 अध्याय जो उनकी जो नामक जो ग्रंथ है वो उनके जो इतिहास और भारतीय संस्कृति से जुड़े उनके जो दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। ये जो संस्कृति के 4 अध्याय नामक उनका ग्रंथ है। तो दिनकर जी का हिंदी साहित्य को उन्होंने जो है बहुत मतलब हिंदी साहित्य के जितने भी प्रेमी हैं वो दिनकर जी से अपरिचित हों ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो हिंदी की जैसी सेवा की है और हिंदी में जितनी कालजयी कृतियां उन्होंने दी हैं बच्चों, तो उनका योगदान बहुत बड़ा है। और दिनकर जी का स्वर्गवास 1974 में हुआ। तो ये तो उनका एक परिचय था बच्चों, यहाँ उनका एक चित्र भी है। और चलिए अब हम पाठ की ओर चलते हैं, भारत में संस्कृति संगम। तो जैसा कि संस्कृति संगम इन्होंने कहा, अब हम कहते हैं बच्चों कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। तो इन सारी चीजों का मतलब क्या है कि भारत जो है एक विशाल देश है और बहुधार्मिक है और जो है बहुभाषिक देश है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो मानव होता है वो सामाजिक प्राणी होता है और हर मनुष्य किसी न किसी समुदाय, किसी न किसी समाज का हिस्सा होता है बच्चों। और उस समाज की अपनी कुछ पद्धतियां होती हैं, कुछ सोच विचार के तरीके होते हैं, उठने बैठने के, रहन सहन के, खाने पीने का तौर तरीका होता है। तो ये अलग अलग जो तरीके होते हैं बच्चों, तो ये अलग अलग संस्कृतियां, छोटी छोटी, हर समाज की अपनी संस्कृति, अपनी पद्धति हो जाती है। और इन सभी पद्धतियों का जो एक मिला जुला रूप है वो है भारतीय संस्कृति या हमारी सनातन संस्कृति। जैसे मान लीजिए बच्चों कि एक केक बनाया जाए, एक केक की अगर हम मतलब एक केक की बात हम अगर करें तो केक में मान लीजिए हम अंडा डालते हैं, हम मिल्क मेड डाल देते हैं या फिर हम कुछ एसेंस डाल देते हैं, मैदा डालते हैं, चीनी डालते हैं, सभी चीजों को फेंट लेते हैं और फिर जो है केक तैयार हो जाती है। जब हम केक का स्वाद लेते हैं, केक खाते हैं, तो फिर हमें ये पता नहीं चलता, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें क्या क्या है। मतलब सभी चीजों का स्वाद एक साथ मिलकर जो है हम लेते हैं, लेकिन उसके बाद केक कटने के बाद हम अंडे को अलग, चीनी को अलग, मैदे को अलग नहीं कर सकते। तो वही खूबसूरती जो होती है वो संस्कृति भी जो है बांटने से बढ़ती है, लेन देन के आदान प्रदान से बढ़ती है और उसका जो एक समग्र रूप बाहर जो आता है वो केक के समान ही बहुत सुंदर होता है बच्चों। तो ये मैंने यहाँ पर एक केक से तुलना इसलिए
कि आजकल के बच्चों को केक बहुत पसंद होती है। ठीक है, तो ये एक जस्ट आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण था। तो अब देखते हैं, अब आपको समझ में आ गया हो संस्कार के का अर्थ क्या होता है। संस्कृति जो शब्द है उसका अर्थ होता है एक सुधरी हुई स्थिति, अंग्रेजी में हम उसको कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो कल्चर मतलब ही ये बताता है कि हम पशुता से ऊपर उठे हुए लोग हैं। हमारे अंदर जो जो एक पशुता है, जो एक जंगलीपना है, उन सारी चीजों को पार करके हमने एक तौर तरीके के, एक जीने की एक पद्धति अपनाई है। और अलग अलग और ये सारी जो स्थितियां हैं, जो सोचने विचारने का ढंग है, हर समाज का अपना एक अलग तरीका है। इसीलिए हमने कहा कि अब मान लीजिए कि इतने धर्म हैं, हर धर्म की पूजा पद्धति अलग है। ठीक है, उनका मेल जोल का, उनकी विवाह पद्धति अलग है, उनके अलग अलग संस्कारों की अलग अलग जो त्योहार मनाए जाते हैं उनमें अलग अलग जो है पद्धतियां वहां पर होती हैं। तो ये भारत में जो है संस्कृति संगम, मतलब भारत में जितने भी अलग अलग प्रांत हैं उनकी अपनी संस्कृति है, अलग अलग धर्मों के लोगों की अपनी अपनी संस्कृति है। भाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं वहाँ के अलग अलग संस्कार, वहाँ के अलग अलग जो है संस्कृति का एक समन्वय और सबका समन्वयात्मक रूप और जो है वो भारतीय संस्कृति के रूप में हमें दिखाई देता है, या सनातन संस्कृति के रूप में हमें दिखाई देता है बच्चों। तो इस पाठ में उन्होंने भारतीय संस्कृति की समन्वयात्मकता और उसकी विशिष्टता, उसकी क्या विशेषता है उस पर उसका परिचय दिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि दिनकर जी जो हैं वो भारतीय संस्कृति सभ्यता के समर्थक थे, आराधक थे। तो कहीं ना कहीं वो स्वर यहाँ पर भी इस निबंध में भी जो है भरपूर मात्रा में हमें वहां पर दिखाई देता है। भारतवर्ष के इतिहास में यह तथ्य मिलता है कि वहां द्रविड़ों से पहले द्रविड़ जो है वहां द्रविड़ पहले और आर्य बाद में आए। तो ये बात बच्चों देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ से आए और वो बाद में आए, पहले यहाँ पर जो है द्रविड़ बसा करते थे। ठीक है, आपको पता है कि जो ये अलग अलग मतलब मानव जातियों में फिर अलग अलग हम कहते हैं कि द्रविड़ जाति और आर्य जाति। ठीक है, तो यहाँ पर द्रविड़ बसा करते थे और आर्य आर्य जाति यहाँ पर बाद में आई। ठीक है, और इनसे पहले मतलब आर्यों से भी आर्यों के द्रविड़ों से भी पहले बच्चों यहाँ पर नीग्रो और ऑस्ट्रिक जाति के लोग रहते थे, जो आज भी जो है वनों में रहती हैं। ये जातियां कहा जाता है कि उनकी जो संततियां हैं, उनकी संतानें हैं, आज भी वो भी मौजूद हैं। ठीक है, तो आर्यों के आने के पूर्व देश में जो लोग बसते थे वे बहुत सुसभ्य थे, नगर सभ्यता। तो देखिए ये जो भारतीय संस्कृति जिसे हम कहते हैं वो केवल और केवल एक आर्यों की संस्कृति नहीं है बच्चों, क्योंकि हमने जैसे बात की और इसके हमें कई जो है प्रमाण भी मिलते हैं कि पहले जो आर्यों के आने से पहले भी ये भूमि जो है, यहाँ पर जो लोग रहते थे, जो मतलब द्रविड़ रहते थे, तो उनके पास जो है नगर सभ्यता का अपना एक तरीका था और धार्मिक रूप से भी वो बहुत विकसित थे। तो कहीं ना कहीं आर्यों के आने से पहले भी यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो सुसभ्य थे। उनके पास टाउन प्लानिंग, नगर सभ्यता का एक पूरा जो है वो उन सारी चीजों के जानकार थे। धार्मिक रूप से भी वो सभ्य थे और विकसित थे। और आर्य आर्य जब आए तो देखिए, जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति, एक समाज या एक समुदाय दूसरे समुदाय के पास आता है और दोनों के बीच में एक जो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति मतलब एक टकराव सा पैदा हो जाता है। जब वो आते हैं आमने सामने तो एक टकराव पैदा होता है, एक युद्ध का वातावरण हो जाता है। उसी तरह से जब पूर्व भारतवासी जो थे मतलब द्रविड़ यहाँ बसते थे, नीग्रो बसते थे, ऑस्ट्रिक जातियां बसती थी, तो जब आर्य आए तो आर्यों ने क्या किया, यहाँ पर जो नगर जो पूर्व भारतवासियों के जो नगर हैं उनका विध्वंस करना शुरू किया। ठीक है, तो इसी कारण ये जो युद्ध का वातावरण बना और जो ध्वंस विध्वंस उन्होंने करना शुरू किया, तो आर्यों के जो रण देवता हैं इंद्र, उनका नाम पुरंदर पड़ा।
और आर्यों का यहाँ बसने पर द्रविड़ों के साथ संबंध सुदृढ़ हो गया। देखिए, जब दो समुदाय पहले आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों में पहले टकराव पैदा होता है, और जब साथ रहते 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 जब मेलजोल बढ़ता है तो कुछ बातें उनकी उनकी संस्कृति की जो है ये अपना लेते हैं, और इनकी संस्कृति जो है वो अपना लेते हैं, और एक मिला जुला रूप संस्कृति का जो सामने आता है, जो एक बुनियादी ढांचा तैयार होता है, उसे हम कहेंगे कि वो हिंदू या भारतीय संस्कृति पैदा हुई। तो देखा बच्चों आपने कि पहले जो हम जैसे हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति कहते हैं, वो केवल और केवल आर्यों की संस्कृति नहीं है, बल्कि यहाँ जितनी भी जातियां आए, यहाँ पर जितनी भी जातियां आई भारतवर्ष में, ठीक है, उन सभी का कुछ ना कुछ हमारी संस्कृति में योगदान रहा ही रहा है। और जब पहले जब यहाँ पर आर्य आए और उनकी जो टकराहट, उनका युद्ध जब द्रविड़ों से हुआ, तो उससे पहले ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है धार्मिक रूप से एक विकसित परंपरा थी, और यहाँ नगर सभ्यता के जानकार थे जो लोग यहाँ रहते थे। और फिर जब टकराहट हुई और उसके बाद जब साथ साथ रहने लगे आर्य और द्रविड़, तो आर्यों के संस्कार द्रविड़ों ने अपनाए, द्रविड़ों के संस्कार आर्यों ने अपनाए, और जो बुनियादी संस्कृति बनी उसे हमने कहा भारतीय संस्कृति। बच्चों, अब आगे हम देखते हैं वो क्या कहते हैं कि 19वीं सदी में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि कई आंदोलन जो चले, उसमें इस बात पर बल दिया कि हिंदुत्व का वही रूप सत्य है जो वेदों में है या उपनिषदों में है। पुराणों की बात सही नहीं, बल्कि जो वेदों में कहा गया वही हिंदुत्व का रूप सही है। परंतु हिंदुत्व की सारी बातें आर्यों द्वारा लाई गई है, ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि जब आर्य और द्रविड़ एक समाज का अंग बन गए तो उनके आचार विचार, उनके द्वारा अपनाई गई पद्धतियां, उनके रीति रिवाज, उनके सोचने समझने का ढंग, ये सारी चीजें परस्पर मिश्रित हुई, और इस मिश्रण से निकली जो बुनियादी संस्कृति है उसी को हमने सनातन धर्म या सनातन संस्कृति या जो है भारतीय संस्कृति का नाम दिया। अब अगर हम बात करें तो मुस्लिम विजय से पूर्व, मतलब जब इस्लाम यहाँ पर नहीं आया था उससे पूर्व भारत में ईशान कोण से कई आक्रमण होते रहे, कई लोग आते रहे, लेकिन जो छोटी छोटे जो समुदाय आए, जो छोटी छोटी संस्कृतियां हमारे, मतलब जो छोटे छोटे जाति के लोग यहाँ पर आए, जो छोटी छोटी जातियां थी वो आई और भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनकर रह गई, और भारतीय संस्कृति के बुनियादी ढांचे में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ, कोई बहुत ज्यादा वहां पर अंतर नहीं पड़ा। बच्चों, भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की रचना नहीं है। बार बार यही बात कह रहे हैं हम कि भारतीय संस्कृति मतलब आर्य संस्कृति नहीं, बल्कि आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति जो उस समय थी, उन दोनों का जो सम्मिश्रण है कि जब लोग एक साथ रहने लगे, दो समाज जो है एक ही समाज का हिस्सा बन गए, जब आर्य और द्रविड़ एक ही समाज में रहने लगे, एक ही जगह पर रहने लगे, और तो दोनों के संस्कार, दोनों के रीति रिवाज और आचार विचार, और जब इन सारी पद्धतियों का परस्पर जो है सारी संस्कृतियां, सभी चीज, उनके जो पद्धतियां हैं वो मिश्रित हुई, और ये जो मिश्रण रूप है वही भारत की बुनियादी संस्कृति है। तो ये कहना कठिन है बच्चों, जैसे मैंने कहा कि केक बनाने में हम बहुत सारी चीज लगाते हैं, लेकिन केक से फिर जब केक बन जाता है, केक तैयार हो जाता है, तो केक में से फिर मैदा, अंडा, चीनी और एसेंस वो सब अलग करना मुश्किल होता है। तो भारतीय संस्कृति का भी वही हाल है बच्चों कि भारतीय संस्कृति की जो खूबसूरती है, उसका जो एक, उसमें जो एक अलग सी बात है, उसकी जो एक विशिष्टता है वो यही है कि वो किसी एक जाति द्वारा उस जो है योगदान उसमें नहीं है, जाति की रचना नहीं है, बल्कि उसमें भारत में आकर बसे हर जाति का कुछ ना कुछ जो है हर जाति का उसमें योगदान रहा है बच्चों। तो और अनेक जातियां यहाँ पर आईं और घुल मिलकर भारतीय समाज का हिस्सा हो गई, और इस तरह से जैसे मान लीजिए कि अब हम शिव पूजा का विधान अगर हम कहें, तो शिव पूजा कहाँ से शुरू हुई बच्चों? अगर हम देखें, और आपने भी इन चीजों पर गौर किया होगा कि शिव जी के मंदिर जो है वो दक्षिण भारत में ज्यादा होते हैं, और शिव जी के पुत्र माने जाने वाले कार्तिकेय और
गणेश जी की पूजा जितनी की दक्षिण में हुआ करती है, उतने मंदिर उनके या उतनी पूजा पद्धति, उतनी पूजा आराधना जो है वो कहीं उत्तर भारत में नहीं होती शिव के रूपों की, जितनी की राम मतलब वहां पर राम के मंदिर अधिक हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शिव पूजा का विधान जो है वो आर्यों के घरों में पहले नहीं था। ठीक है, आर्यों की देन ये नहीं है, शिव की पूजा करना आर्यों की देन नहीं है। आर्यों के घर जब आर्येतर कन्याओं मतलब जो आर्येतर बहुओं ने आना शुरू किया, तो वो अपने साथ अपने पूजा विधान को मतलब अपने पैतृक कुल से, वो अपने पिता के घर से जो पूजा का विधान लाई, उसमें वो शिव पूजा भी शामिल थी। और आर्य ऋषि जो है वो पहले शिव पूजा के विरुद्ध थे और वो कहते थे शिव की पूजा भले ही कर लो लेकिन प्रसाद मत खाओ। तो इस तरह का जो एक विधान था कि शिव, और अगर हम शिव पुराण और वामन पुराण आदि में भी देखें तो ऋषि पत्नियां जो हैं वो शिव जी की आराधना के पक्ष में थी और ऋषि जो होते हैं वो अपने पत्नियों के विरुद्ध थे। तो कहीं ना कहीं हमको ये पता लगता है कि शिव पूजा या शिव आराधना जो हिंदू संस्कृति का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं आर्यों की देन नहीं है। ठीक है, वैदिक साहित्य में अगर हम देखें तो भांग धतूरा खाने वाले और वो चर्म पहनने वाले जो हैं और गजाजिन पहनने वाले और श्मशान में घूमने वाले जो रूप है शिव का, ठीक है, उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। परंतु अगर इसके विपरीत अगर हम देखें जो हड़प्पा मोहनजोदारो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की बात, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें शिव मूर्तियों, पशुपतिनाथ जिनकी पूजा की जाती थी उस समय, तो शिव मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं जो ये बताते हैं कि आर्यों के आने से पूर्व, मतलब आर्यों के आने से भी पहले से शिव पूजा का विधान यहाँ पर था बच्चों। तो आर्यों की देन शिव पूजा नहीं हो सकती, इस बात को यहाँ पर बताया गया है कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की खुदाई में शिव मूर्तियां मिली हैं जिनको हम जो है पशुपतिनाथ के रूप में जो है जिनकी पूजा और आराधना वहां पर देखते हैं। तो शिव जी के पुत्र जो कार्तिकेय हैं, गणेश जी के भी मंदिर जो है अगर हम उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत से भी कहीं अधिक जो शिव आराधना है वो यहाँ पर है, मतलब दक्षिण में है, और उत्तर में राम पूजा का या राम मंदिरों का जो है वो प्राधान्य वहां पर दिखाई देता है बच्चों। तो शैव धर्म का मूल आर्येतर जातियों के हृदय में था और आर्यों ने बाद में उसके दर्शन पक्ष को स्वीकार कर लिया। तो पहले जो है, क्योंकि आर्य जो ऋषि मुनि थे पहले वो शिव पूजा के विरोध में थे या शिव पूजा उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन जब उनके घर में जब आर्यों के घर में आर्येतर बहुएं आई और वो अपने साथ शिव की पूजा का विधान लाई, तो तब से इन्होंने भी जो उसके दर्शन पक्ष का जो है विकास करना शुरू कर दिया। और आज शिव पूजा भी हिंदू संस्कृति का या भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा बन गए। तो ये आर्यों से भी पहले की चीज है, मतलब शिव की आराधना आर्य नहीं लाए थे अपने साथ, जहां पर हम ये कह सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम भागवत की बात करें तो भागवत में कृष्ण कथा है जहां पर कृष्ण जो है एक लोक रक्षक के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भागवत में हम देखते हैं कि राधा का कोई वहां पर जो है, राधा नामक कोई एक महत्व वहां पर, कोई एक विशिष्ट एक राधा का रूप वहां पर दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं वैष्णव धर्म में राधा कृष्ण की जो ये प्रेम कथा आकर जुड़ गई है, ये भी किसी न किसी आर्येतर शब्द भंडार से आकर जुड़ी होगी। ये ऐसा लगता है कि किसी बाद में ये सारी चीजें जोड़ दी गई हैं, लेकिन आर्य संस्कृति का हिस्सा ये सारी चीजें नहीं थी। तो भागवत में राधा का जो वर्णन है वो उतना नहीं मिलता जितना कि नहीं मिलता, जैसा कि हम बाद में कृष्ण लीलाओं का वर्णन देखते हैं और बाद में हम राधा का जो वर्णन अब पाते हैं, कृष्ण और राधा की जो मतलब उनके प्रेम प्रसंग या उनकी जो प्रेम लीलाएं हैं, इन सारी चीजों का वर्णन कहीं ना कहीं किसी आर्येतर जाति की देन रही होगी, ये हम मान सकते हैं।
ठीक है। और फिर आगे चलें तो हमने जैसे कहा कि भारतीय संस्कृति जो है वो किसी एक जाति की नहीं है। पहले हमने कहा कि जो भारतवर्ष है वो वहाँ पर वो अलग-अलग धर्मों का, अलग-अलग जातियों का यहाँ पर जो है मेल है। और भारतवर्ष इतना विशाल है और यहाँ पर कई समुदायों के लोग, कई भाषाएं बोलने वाले, कई प्रांतों के लोग अलग-अलग अपने-अपने कह लीजिए अपनी-अपनी संस्कृति के साथ यहाँ पर जब आए और यहाँ के होकर रह गए, तब कहीं न कहीं हर जाति ने कुछ ना कुछ योगदान जो है हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको दिया बच्चों। तो आर्यों और द्रविड़ों की देन ही नहीं है भारतीय संस्कृति, बल्कि यहाँ आने वाली हर जाति ने कुछ ना कुछ जो है अपना एक योगदान दिया है। यहाँ की जो पद्धति, आज जो हम पूजा पद्धति हो या जो भी अलग-अलग संस्कार करने की जो विधियां हैं, कहीं ना कहीं वो देन जो है भारतीय संस्कृति में हर जाति का कंट्रीब्यूशन, हर जाति का योगदान रहा है। जैसे यूनानी लोग आए, मंगोल आए, अभीर आए, हूण आए, ये सारी जातियां जो हैं, जैसे मान लीजिए चंद्रमा को देखकर तिथि गिनने का जो रिवाज है वो आग्नेय जाति की देन माना जाता है। फिर हम जो देवर देवरानी, जेठ जेठानी, जो ये सारी प्रथाएं जो मानते हैं, वो भी कहा जाता है कि ये आग्नेय लोगों में ये सारी प्रथाएं चली आई थी। फिर सिंदूर का प्रयोग जो किया जाता है, ठीक है, और अनुष्ठान में नारियल चढ़ाने का, पान रखने का जो रिवाज है, ये सभी चीजें जो है आग्नेय जाति से आई है। और कहा जाता है कि वो जब कुछ मतलब विजय का प्रतीक होता था, मतलब वो किसी पशु की बलि जब दी जाती थी और वो जो है उसके पशु के रक्त से जो है विजय तिलक किया करते थे। और वही विजय तिलक जो है हम देखते हैं कि वो जो लाल जो रंग है वही मतलब यहाँ पर जो है इस तरह से आ गया है। और प्रेत पूजा भी जो है इसी जाति से आई। प्रेत पूजा पहले नहीं की जाती थी, पहले वर्जित थी, लेकिन अब कहीं कहीं हम देखते हैं प्रेत पूजा का विधान। तो वो भी यही कहा जाता है कि ये जो आग्नेय जो लोग हैं, आज हिंदू पूजा पद्धति में भी हम देखते हैं कि हम कहीं भी मंदिर जाते हैं तो नारियल चढ़ाते हैं, पान के पत्ते को जो है पूजा में शामिल किया जाता है। हर पूजा के विधान में पान के पत्ते शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सिंदूर जो है वो भी एक विजय का प्रतीक मान लिया गया। मतलब ये देन सभी चीजों की जो आज हिंदू पद्धति में हम या भारतीय पद्धति में हम देखते हैं, कहीं ना कहीं ये आग्नेय जाति से आई हुई चीजें मानी जाती हैं। अब देखिए बच्चों, आज अभी तक तो जो भारतीय संस्कृति थी वो मूल रूप से जो है उसमें केवल और केवल ये छोटी छोटी जातियों की जो चीजें आई वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गई। लेकिन सबसे बड़ा फर्क कहाँ आया, जहाँ पर इस्लाम जब भारत में आया और जो जब मुसलमान भारत में आकर बस गए, तो पहले तो दोनों संस्कृतियों के बीच टकराव हुआ और दो संस्कृतियां अलग अलग दिखाई देने लगी, क्योंकि इनके जीवन की पद्धति, उनके जीवन की पद्धति, उनके आचार विचार, इनका खान पान, उनका खान पान, सब कुछ बहुत अलग था। तो कहीं दो संस्कृतियों के दर्शन हुए। लेकिन समय के साथ जब दोनों की संस्कृतियां यहीं पर थीं, तो कहीं ना कहीं उन संस्कृतियों की जो दूरी है वो कम हो गई और भारतीय इस्लाम का एक रूप सामने आया। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई मुसलमान जो भारतवासी जो मुसलमान है, वो अगर इस्लाम को मानने वाला जो है, वो यहाँ से अगर किसी इस्लामिक मतलब देश में भी जाता है, तो उसे लगता है कि वो अपने भारतीय जो हिंदू भारतीय भाई है उसके जो जीवन की पद्धतियां हैं या उसके रहन सहन, उसके तौर तरीके, वो जो भारत में रहने वाले जो हिंदू भाई हैं उनके अधिक नजदीक महसूस करता है, उनके अधिक जो है उनके साथ जो है तादाद में उसका बैठता है। और उसकी पद्धतियां जो है वहाँ के जो बाहर के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उससे बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं
हुआ ये कहा जाता है कि हिंदू जब इस्लाम भारत में आया और तब कई ऐसे लोग थे हिंदू जाति में भी, मतलब हिंदू धर्म के कई निम्न वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने इस्लाम जो है अपना लिया। और कहीं ना कहीं तो उनके साथ जब वो हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में गए तो कहीं ना कहीं उन जाने अनजाने में ये जो सारे संस्कार जो उनके अंदर मौजूद थे, ये संस्कार भी इस्लाम में भी चले गए। तो वो जो एक नया ही रूप सामने आया वो था, हम कह सकते हैं कि दोनों संस्कृतियों का, दोनों ही जो दो संस्कृतियां थी, चाहे हिंदू संस्कृति कह लीजिए, इस्लामिक जो संस्कृति हमारे सामने थी, दोनों का एक मिला जुला एक रूप आया जिसे हम आज सनातन संस्कृति या भारतीय संस्कृति कह सकते हैं। और बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृति जो है वो लेन देन से बढ़ती है, आदान प्रदान से बढ़ती है। और जो जाति केवल और केवल देना जानती है और मतलब केवल और केवल जो है दूसरों ये सोचती है कि हमें तो सब कुछ आता है, हम तो विश्व गुरु हैं, हमारे पास सब कुछ, हम बहुत सब संपन्न हैं, हम जो है ज्ञानी हैं, हम केवल देंगे, और लेने लेने को जो है तुच्छ समझती है और लेना उसके जो है आदत में नहीं है। तो जब हम केवल और केवल ज्ञान बांटेंगे, दूसरों के ज्ञान से अपने आप को जो है संपन्न नहीं करेंगे, समृद्ध नहीं करेंगे, तो ऐसी जाति जो कुछ सीखना बंद कर देगी। जैसे मान लीजिए बच्चों, हम अगर टीचिंग जो करते हैं तो उसमें भी हम कहते हैं कि जो गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। मतलब जो टीचर है उसको हमेशा पहले एक विद्यार्थी बनना चाहिए, उसे नया सीखना चाहिए, उसे भी नई नई चीजों को जो है सीख कर फिर बच्चों को बताना चाहिए। तो अगर वो सीखेगा ही नहीं तो उसके ज्ञान जो सीमित ज्ञान है, अगर उसी में वो सोचेगा कि नहीं मेरे पास जो ज्ञान है मैं इसी को बांटूंगा और बस यही जो है यही मेरे लिए काफी है, तो जब इंसान सीखना बंद कर देता है बच्चों, तो उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, उसके विकास का मार्ग वहां पर ही खत्म हो जाता है। तो यही बात यहाँ की गई है कि संस्कृति का स्वभाव ही है कि वो लेने और देने से बढ़ती है। तो भारतीय संस्कृति ने भी यही किया। भारतीय यहाँ पर जितनी भी जातियों के लोग आए, चाहे वो हूण हो, चाहे वो अभीर हो, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के जो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपने सोच विचार का तरीका, अपने रहन सहन का तरीका, अपने खान पान को यहाँ पर लाकर जो यहाँ बसने वाले लोग थे उनके साथ जो है उसे साझा किया। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का एक नया रूप हमारे सामने आया। और भारतवर्ष जो है वो युगों से हम उसे महान मानते ही आए हैं, और भारतवर्ष के जो ऋषि मुनि हैं उनके ज्ञान को तो जो है हम कहते हैं कि उनका ज्ञान, बहुत ज्ञानी महात्मा हुआ करते थे और उनके ज्ञान की चर्चा आज भी संपूर्ण जगत में होती है। और तो भारत को विश्व गुरु माना गया था, लेकिन विश्व गुरु के साथ साथ वो तब विश्व शिष्य भी था। मतलब जो कुछ भी उसने लोगों को सिखाया तो उन लोगों से सीखने का भी उसने कभी सीखने को कम नहीं समझा। मतलब सीखने की जो पद्धति थी उसको भी भारतवासियों ने उतने ही मतलब खुले दिल से स्वीकार किया कि अच्छा ठीक है, ये ज्ञान हम दे रहे हैं, जिन चीजों का ज्ञान हमें नहीं है उन चीजों के ज्ञान को लेने का भी तरीका उनके पास था। ठीक है, तो इस तरह से भारतवर्ष जो है वो विश्व गुरु माना जाता था। हमने यूनानियों को दर्शन सिखाया, तो हमने सबसे पहले दर्शन जो है फिलॉसफी का ज्ञान हमने यूनानियों को दिया, और जिसके प्रमाण हमारे ज्योतिष के रोमक, और ठीक है, और हमने उनसे जो है ज्योतिष सीखी, और ज्योतिष सीखी इसका प्रमाण यही है कि ज्योतिष में जो रोमक सिद्धांत और होरा चक्र है, ये कहीं ना कहीं यूनानियों की हमको देन है। और आज हम जिन इंटरनेशनल जो हम अंकों के बारे में बात करते हैं कि जो वो सारे जो अंतरराष्ट्रीय रूप है अंकों के, ये कहीं ना कहीं भारत में जन्मे और फिर यहाँ से वो अरब गए। तो हमने जो है अरबों को उन अंकों का ज्ञान दिया, और फिर अरब से वो यूरोप में वो ज्ञान चला गया, और बदले में फिर अरबों से हमने जो है ज्योतिष शास्त्र सीखा। तो पहले प्राचीन भारत में केवल विश्व गुरु बनना ही उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि लोगों से सीखना,
तो जैसे हम जब तक हम केवल और केवल सिखाना चालू रखेंगे और सीखना बंद कर देंगे, तो वहां पर वो जो सीखना बंद कर देना हमारे अहंकार का परिचायक होता है, और केवल दूसरों को सिखाएंगे, उनसे कुछ सीखेंगे नहीं, तो वहां से जो है उस जाति का दिवाला निकलना जो है शुरू हो जाता है, और उसका पतन शुरू हो जाता है बच्चों। तो इस तरह से हमने इस पाठ में ये देखने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि संस्कार क्या है, और फिर भारतीय संस्कृति में किस किस तरह से कौन कौन से संस्कार कौन कौन सी जातियों के द्वारा आए, इन सारी चीजों की चर्चा हम लोगों ने की। तो भारतीय संस्कृति जो है उसमें एक समन्वयात्मकता है, उसकी एक विशिष्टता है, और हम जहां पर भी जाते हैं हमें भारतवासी ही कहा जाता है, चाहे आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी प्रांत के हो, लेकिन समग्र रूप से अगर आपको देखा जाता है तो हम कहते हैं हम सब भारतीय हैं। ठीक है, तो ये भारतीयता की पहचान जो है उसमें सारी संस्कृतियां मिली जुली, सारी संस्कृतियों का एक मिला जुला एक रूप हमारे सामने है बच्चों। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि संस्कार क्या होते हैं। फिर संस्कार, जैसा कि हमने कहा कि संस्कार जो होता है वो कल्चर, जो अंग्रेजी में जिसे कल्चर कहते हैं बच्चों, उसी चीज को हम यहाँ पर संस्कार कहते हैं। तो संस्कार जो है वो जो मानव होता है वो अकेला नहीं रह सकता, वो किसी न किसी एक समुदाय का हिस्सा बनकर रहता है, और वो जिस भी समाज में रहता है उस समाज द्वारा अपनाए गए गुणों का जो एक व्यापक रूप होता है उसको हम संस्कार कह सकते हैं, संस्कृति कह सकते हैं उस समाज की। और ऐसी ही संस्कृतियां, हमने ये कहा बच्चों कि सबसे पहले जब हम भारतीय संस्कृति कहते हैं तो वो भारतीय संस्कृति जो है वो केवल और केवल आर्य संस्कृति नहीं है। ठीक है, आज अगर हम बात करते हैं तो आर्य संस्कृति इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि आर्यों के आने से पहले भी यहाँ पर द्रविड़ बसा करते थे, और द्रविड़ों से पहले भी हमने कहा यहाँ पर नीग्रो जाति और ऑस्ट्रिच जाति के लोग यहाँ पर बसा करते थे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल आर्यों के साथ ही सभ्यता आई, आर्यों के साथ ही, क्योंकि आर्यों के आने से पहले जो द्रविड़ जाति यहाँ बसती थी वो धार्मिक रूप से संपन्न थे, वो सुसभ्य थे, उनके पास नगर सभ्यता का पूरा पूरा ज्ञान था, टाउन प्लानिंग का पूरा ज्ञान था। ठीक है, और उसके बाद हमने बात किया बच्चों की जो संस्कृति में केवल और केवल जब आर्य यहाँ पर आए, और आर्यों और द्रविड़ों की तो देन है ही, क्योंकि जब आर्य यहाँ आए तो पहले दोनों संस्कृतियों में, द्रविड़ संस्कृति में और आर्यों की संस्कृति में पहले टकराव हुआ, और उसके बाद जब एक साथ रहना शुरू कर दिया तो दोनों की संस्कृतियों की दूरियां समाप्त हो गई, और इन्होंने इनके संस्कारों को अपना लिया, उन्होंने उनके संस्कारों को अपना लिया, और एक समग्र रूप जो तैयार हो गया, जिसको एक बुनियादी जो ढांचा तैयार हुआ, जो एक संस्कृति तैयार हुई, उसे हमने कहा सनातन संस्कृति या भारतीय संस्कृति। और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की, किसी एक प्रांत की देन नहीं है, बल्कि अनेक जातियां जो यहाँ पर आई, भारतवर्ष में आई, और भारतवर्ष को अपना बनाकर यहीं की होके रह गई। तो उन सभी जातियों का जो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हमारी भारतीय संस्कृति को रहा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमारी संस्कृति बढ़ती रही, लेन देन की जो संस्कृति है वो बढ़ती रही। सबसे ज्यादा जो है अंतर कहाँ आया, जब इस्लाम भारतवर्ष में आया तो जो छोटी छोटी जातियां आई उनका छोटा मोटा योगदान होता रहा, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके मूल स्वरूप में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। लेकिन जब इस्लाम भारतवर्ष में आया तो जो दो बड़ी संस्कृतियां हो गई, उन दोनों की टकराहट हुई, और उसके बाद जब एक साथ एक जगह पर रहना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में भी
की जो दूरियां हैं वो भी कम हो गई बच्चों, और इस तरह से हम एक भारतीय इस्लाम का रूप भी हमारे सामने आ गया। और हमने जैसे कहा कि संस्कृति जो है वो लेन देन से बढ़ती है, और उसी तरह से जैसे हमने यूनानियों को ज्ञान दिया दर्शन शास्त्र का, और उनसे ज्योतिष शास्त्र सीखा, अरबों को ज्ञान दिया और उनसे ज्योतिष सीखा, तो इसी तरह से अंकों का ज्ञान दिया। तो जो है भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय सभ्यता के बारे में ये सारी बातें आपको बताई गई। और मुझे लगा कि ये जो क्योंकि हमने जैसे कहा कि संस्कृति जो होती है वो हमारी परिचायक होती है। हम कहीं भी चले जाएं बच्चों, हम किसी भी प्रांत के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन हमारी जो पहचान होती है वो भारतवासी के रूप में होती है। इसीलिए भारत जैसे बहुधार्मिक, बहु प्रांतीय और जो बहुभाषिक देश है, उसमें ये संस्कृति संगम जो हुआ है ये बहुत ही सुंदर है, और उसका एक समन्वयात्मक रूप हमारे सामने यहाँ पर इस निबंध के द्वारा जो लेखक हैं, ठीक है, जो एक बहुत बड़े कवि भी रहे हैं, एक लेखक हैं, और तो उनका एक संक्षिप्त परिचय भी हमने प्राप्त किया। तो उन्होंने हमारे सामने ये सब जो एक संक्षिप्त परिचय इस चीज का रखा है, उनके बारे में हम जानकारी हासिल की, और संस्कृति क्या होती है और संस्कृति कैसे बढ़ती है, संस्कृति में भारतीय संस्कृति में किस किस जाति का क्या क्या योगदान रहा है, इन सभी को जानने का प्रयास किया बच्चों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।